नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं ट्रूथ मंथन। और ट्रूथ मंथन के इस कार्यक्रम में हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए सच के साथ और एक नई घटना के साथ जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। चूँकि बिहार से अभी हम चर्चा कर रहे हैं और बिहार के उन तमाम घटनाओं पर बात कर रहे हैं जहाँ पर अलग अलग तरह की घटनाएं घटी। तो आज की हमारी जो चर्चा है वो मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। साल 2017 बिहार का भागलपुर शहर, गंगा के किनारे बसा यह ऐतिहासिक शहर अचानक पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। लेकिन वजह कोई उत्सव या विकास नहीं था। खबर थी सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए गायब होने की। शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि शायद कोई काउंटिंग गलती हुई है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया उससे पूरे प्रशासन को हिला दिया। सरकारी योजनाओं के लिए भेजे गए करोड़ों रुपए, गरीबों के विकास के लिए भेजा गया पैसा एक निजी संस्था के खाते में पहुंच रहा था। और यह कोई छोटा घोटाला नहीं था, करीब 1000 करोड़ रुपए का खेल। इस घोटाले का नाम था सृजन घोटाला। जी हाँ, आपने सुना होगा, सृजन स्कैम। तो आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या क्या रीजन रही, कैसे कैसे पकड़ में आई और कौन कौन आरोपी रहे। तो सृजन घोटाला तो हो गया, लेकिन सवाल यह था कि सरकारी खजाने से पैसा आखिर गायब कैसे हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे और इतने सालों तक यह घोटाला छिपा कैसे रहा। आज इस क्राइम जो सस्पेंस है, जो क्राइम कहानी है, इसमें हम जानेंगे कि एक संस्था की शुरुआत जो थी वो भागलपुर की एक सामाजिक संस्था थी, सृजन महिला विकास सहयोग समिति इस संस्था का नाम था और इसकी स्थापना मनोरमा देवी ने किया था। शुरुआत में इस संस्था का मकसद बिल्कुल अलग था। यह संस्था महिलाओं के लिए काम करती थी, महिलाओं को रोजगार देना, सिलाई कढ़ाई सिखाना, गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद देना। धीरे धीरे यह संस्था स्थानीय प्रशासन के संपर्क में आने लगी। चूँकि कार्य इस तरह के थे कि सरकारी अधिकारियों के साथ उठना बैठना, सरकारी अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काटना, ये लगा रहता था। सरकारी कार्यक्रमों में सृजन संस्था को बुलाया जाने लगा। सरकारी अधिकारियों के साथ संस्था के रिश्ते मजबूत होते गए और यहीं से इस कहानी की दिशा बदलने लगी। सरकारी सिस्टम में प्रवेश कुछ ही सालों में सृजन संस्था का प्रभाव बढ़ गया और जिला प्रशासन से लेकर बैंक अधिकारियों तक कई लोग इस संस्था से जुड़ने लगे। जाहिर सी बात है कि जब कोई संस्था अच्छा कार्य करती है तो उसमें बड़े लोग जुड़ते हैं, उसमें सरकार के लोग जुड़ते हैं, उसमें सरकार भी सहयोग करती है और अधिकारी भी सहयोग करते हैं। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। सृजन संस्था को सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी मिलने लगी। धीरे धीरे सरकारी विभागों और सृजन संस्था के बीच आर्थिक लेन देन भी शुरू हो गया और यहीं से एक ऐसा तंत्र बना जिसने आगे चलकर बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला को जन्म दिया। पैसे का खेल। सरकारी विभागों को हर साल विकास योजनाओं के लिए करोड़ रुपए मिलते हैं। यह पैसे गरीबों और विकास परियोजनाओं के लिए भेजा जाता है, जैसे समाज कल्याण विभाग, जिला प्रशासन, आपदा राहत विभाग। इन विभागों के पैसे सरकारी बैंकों में जमा रहते थे, लेकिन जांच में सामने आया कि कुछ अधिकारियों ने एक चालाक तरीका निकाल लिया है। क्योंकि जब भी सिस्टम अच्छा काम करती है तो उस सिस्टम के लूपहोल्स जो फर्जी करने वाले हैं वो निकाल ही लेते हैं और उसी लूपहोल्स का तरीका ढूंढा गया। सरकारी खातों से पैसा ट्रांसफर किया जाने लगा सृजन संस्था के खातों में और यह सब काम बैंक अधिकारियों की मदद से किया जाता था। कैसे हुआ 1000 करोड़ का घोटाला? जांच में जो खुलासा हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए कई तरीके अपनाए गए, कई हथकंडे अपनाए गए और कितनी तरह के फर्जी दस्तावेज भी बनाई गई। इसमें से हम कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ों को दुरुपयोग किया गया। जैसे फर्जी सरकारी आदेश भी बनाए गए, नकली दस्तावेज, बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग, सरकारी अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे को सृजन खातों में भेजा जाता था। इसके बाद उस पैसे को कई अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र किया जाता था। कुछ पैसा नगद निकाल लिया जाता था तो कुछ पैसा निजी संपत्ति खरीदने में लगाया गया। यह पूरा खेल कई सालों तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी।
लेकिन कहा जाता है कि हर बुराई का अंत एक ना एक दिन सामने आता है। उसी तरह इस घोटाले का खुलासा हुआ और वो साल था 2017। जब सरकारी ऑडिट हुआ तो अधिकारियों को कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। कई खातों में रकम कम पाई गई। जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि करोड़ों रुपए गायब हैं। यह खबर पूरे प्रशासन में फैल गई और इसके बाद मामला दर्ज हुआ और जांच सौंपी गई सीबीआई को। तो जिस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, उसमें ये जो अधिकारी थे, बैंक कर्मी थे, ये आश्वस्त थे कि इनकी दाल रोटी चल रही है और इनकी संपत्ति बढ़ रही है। लेकिन जब खुलासा हुआ तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे होते गए। जांच में सामने आया कि यह घोटाला कई सालों से चल रहा था और इसमें कई लोग शामिल थे। सरकारी अधिकारी, बैंक कर्मचारी, सृजन संस्था से जुड़े लोग। जांच एजेंसियों ने कई जगहों पर छापेमारी की और कई बैंक खातों की जांच की गई। कई लोगों से पूछताछ हुई। गिरफ्तारियां, इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें शामिल थे बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सृजन संस्था के सदस्य। जो जांच के दौरान कई दस्तावेजों और सबूत भी मिले जिनसे यह साफ हुआ कि सरकारी पैसे का योजनाबद्ध तरीके से लूट किया जा रहा था। सवाल ये उठता है कि आखिर इस सिस्टम को किसने मजबूर किया, ऐसी क्या नौबत आई और कौन इसके मास्टरमाइंड रहा जिसके निगरानी में ये सारा खेल रचा जा रहा था। जब खातों में, निजी खातों में पैसे भेजा जा रहा था और ये सब जब जांच में पता चला तो पूरे राजनीतिक जगत में भूचाल आ गया और जब बिहार की राजनीति में एक अलग चर्चा का विषय बन गया। विपक्ष ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। मामला इतना बड़ा था कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच होने लगी और चर्चा होने लगी। टीवी चैनलों और अखबारों में हर दिन इस घोटाले की खबरें आने लगी। इस मामले में कई केस दर्ज किए गए। जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की। कई मामलों में अदालत में सुनवाई शुरू हुई। कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया। लेकिन यह मामला इतना बड़ा था कि इसकी जांच और सुनवाई कई सालों तक चलती रही। सृजन घोटाला ने एक बड़ी सच्चाई सामने रखी। सरकारी सिस्टम में अगर पारदर्शिता न हो तो भ्रष्टाचार बहुत आसानी से हो सकता है। यह घोटाला सिर्फ एक संस्था का नहीं था, यह सिस्टम की कमजोरी और आधिकारिक तरीके की लापरवाही के उदाहरण बना। सबसे बड़ी बात है कि एक महिला जो ये संस्था चला रही है, उसके देख रेख में इतनी चीज़ें हो रही थी। उनके परिवार के लोग संलिप्त थे, बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त थे और ये तमाम लोग मिल करके सरकारी पैसे का बंदरबाट कर रहे थे। सृजन घोटाला बिहार के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जाता है। इस घोटाले ने यह दिखा दिया कि अगर प्रशासन और बैंकिंग सिस्टम में निगरानी कमजोर हो तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग बहुत आसानी से हो सकता है। आज भी इस मामले की कई जांच और केस अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन यह घटना हमेशा याद दिलाता रहेगा कि एक छोटी संस्था भी सरकारी सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने निजी संपत्ति बना सकता है और करोड़ों रुपए का खेल कर सकती है। इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी मैं चर्चा करूंगा और कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया था रजनी प्रिया, जिसकी गिरफ्तारी 2023 में हुई, जो कि सृजन संस्था की सचिव थी और घोटाले की मुख्य आरोपी भी मानी जाती हैं। सीबीआई ने उसे उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से गिरफ्तार किया था। दूसरा नाम है जयश्री ठाकुर। इनकी गिरफ्तारी 2019 में हुई थी, जो कि बांका जिले के पूर्व एडीएम रही थी। इन पर आरोप था कि सरकारी फंड को सृजन के खातों में ट्रांसफर करवाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। तीसरा नाम विपिन कुमार, जिनकी गिरफ्तारी 2021 में हुई और इनको ईडी ने गिरफ्तार किया था और मुख्य इन पर आरोप था कि सरकारी फंड को सृजन के खातों में ट्रांसफर कराने की साजिश में ये संलिप्त थे। चौथा नाम प्रणव कुमार घोष, जिनकी गिरफ्तारी जो हुई वो 2021 में हुई है और इन पे आरोप था कि यह सृजन संस्था से जुड़े करीबी सहयोगी थे और इन पर आरोप था कि सरकारी फंड को एनजीओ खातों में ट्रांसफ़र कराने में इनकी जो भूमिका थी वो अहम भूमिका मानी गई। कई और नाम सामने आए थे, लेकिन
इनमें से जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो कुल मिला के सृजन घोटाला जो था वो अब एक बिहार सरकार के लिए सबक था और बिहार में विपक्षियों के लिए एक मौका। चूँकि नीतीश कुमार की सरकार में ही ये घटना हुई और उस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है जब इस घटने की खुलासा हुई और पूरे सिस्टम पूरी तरह से धराशायी दिख रहा था। नीतीश कुमार पर भी इसकी आँच आए, बड़े बड़े नेताओं पर इसकी आँच आए, बड़े बड़े अधिकारियों पर इसकी आँच आए और विपक्ष ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सब पर आरोप लगाते गया कि इसमें नीतीश कुमार के शाह और बड़े बड़े अधिकारियों और आईएएस ऑफिसरों के निगरानी में इस घोटाले को करवाया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक छोटी सी संस्था भी सरकार की बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? क्योंकि इस घोटाले ने यह साबित किया कि बड़े बड़े अधिकारी भी पैसों की लालच में अपने ज़मीर बेचने से पीछे नहीं हटते हैं और सृजन घोटाले के आड़ में बड़े बड़े अधिकारी भी आए। बहुत सारी निजी संपत्तियां बनाई गई और बहुत सारे प्लॉट्स खरीदे गए, अपने घर बिल्डिंग्स बनाई गई, विदेशों में ज़मीनें ली गई और इसके बाद जब खुलासा हुआ तो सारी बात सामने आई। बहरहाल बिहार के लिए एक कलंक माना जाता है सृजन घोटाला और अभी भी इसके जांच चल रहे हैं। बहुत सारी कड़ियां आनी बाकी है, लेकिन जितनी कड़ियां मेरे सामने थी मैंने आपको बताया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना कुछ जानते हैं सृजन घोटाला के बारे में और क्या इसमें कुछ चीज़ें थी, आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये खबर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। बहरहाल जितने भी नाम हमने गिरफ्तारियों के लिए हुए हैं ये अलग अलग न्यूज़पेपर के कटिंग और उनके हवाले से लिया गया है। तो इसमें हमने कोई दावा नहीं किया है, ये जो सोर्सेस है उनके द्वारा ही ये नाम जाहिर हुई है और जो जांच में चीज़ें सामने आई थी उसके द्वारा ही नाम दिया गया है। तो देखते रहिए ट्रुथ मंथन और ट्रुथ मंथन में हम हर रोज़ नए नए चीज़ों को लेकर के आते रहेंगे और आप बने रहिए, चूँकि क्राइम, सस्पेंस और भ्रष्टाचार की उन कहानियों से आप वंचित नहीं रह पाएंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि बिहार में इतनी घटनाएं हुई, इतनी भ्रष्टाचार हुई, इतनी अनियमितताएं हुई, इन सबको उजागर करने का ट्रुथ मंथन काम करेगा और सच अब नहीं छुप सकता। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और दीजिए इजाज़त।